हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल नागल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण। यह टॉपिक धातु अधातु पाठ के अंतर्गत आता है। जैसा कि हम इस टॉपिक के ऊपर पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती है। धातुएं जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो धातुओं का ऑक्साइड बनाती है, जो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसके अलावा हमने पीछे अध्ययन किया था कि धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। धातुएं जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो दो प्रकार के उत्पाद बनाती है। धातुओं का हाइड्रोक्साइड बन सकता है या धातुओं का ऑक्साइड बन सकता है। दोनों ही अवस्थाओं में हाइड्रोजन गैस जरूर निकलेगी। इसके अलावा हमने अध्ययन किया था कि जब धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या बनाती है। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि धातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके धातुओं का लवण बनाती है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। आइए आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि धातुएं जब धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करेंगी, धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करेंगी तो किस प्रकार का उत्पादों का निर्माण होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, जब धातु किसी धातु लवण के साथ अभिक्रिया करती है तो धातु लवण का ही निर्माण होगा और साथ में धातु बनेगी। देखिए, जब एक धातु किसी दूसरी धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करेगी तो धातु लवण और धातु का निर्माण करेगी। इस अभिक्रिया को देखने पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको सरल करके समझाने की कोशिश करता हूं। आप ध्यान दीजिए। देखिए, इधर ये धातु है, पता नहीं कौन सी धातु है ये, तो मैं इनमें से ये जो धातु है, जो अकेली धातु है, उसको ए धातु मान लेता हूं और यहाँ पर ये जो धातु लवण है इसको बी धातु का लवण मान लेता हूं। तो ये दोनों धातु अलग अलग हो गई। यहाँ पर ये ए धातु है और यहाँ पर बी धातु का लवण है। अब ये जब दोनों अभिक्रिया करेंगी तो इन धातुओं की ताकत के ऊपर, पावर के ऊपर, रिएक्शन करने की ताकत के ऊपर निर्भर करेगा कि यहां पर क्या उत्पाद बनेगा। अगर इनमें से जो अकेली धातु ये ए है, ये अगर अधिक क्रियाशील है तो यहां पर ए धातु इस बी धातु को यहां से हटा देगी और बी धातु के हटने के बाद यहां पर धातु लवण बनेगा, वो ए धातु का लवण बनेगा, ए धातु का लवण बनेगा। और फिर बी धातु कहां गई है, यहां पर, ये बी धातु बन जाएगी। अर्थात अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब धातु ए किसी बी धातु के लवण से अभिक्रिया करती है और ए धातु अगर अधिक क्रियाशील है और बी धातु कम क्रियाशील है तो ए धातु बी धातु के लवण में से उसको हटा देगी और खुद के धातु का, अर्थात ए धातु के लवण का निर्माण होगा, साथ में बी धातु अलग हो जाएगी। अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। देखिए, सिंपल सा उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर उदाहरण लेते हैं एक ऐसी धातु का जो ज्यादा क्रियाशील है। देखिए, मैं यहाँ पे धातु ले रहा हूं जिंक और इसको यहाँ पर अभिक्रिया करवा रहा हूं एक दूसरी धातु के लवण के साथ, और वो मैंने लिया यहाँ पर कॉपर सल्फेट। जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं तो जिंक अधिक क्रियाशील है, जो कॉपर सल्फेट के अंदर से कॉपर को विस्थापित कर देगी। विस्थापन का मतलब याद है आपको? विस्थापन का मतलब कि उस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगी और सल्फेट के साथ खुद उसकी जगह आ जाएगी।
ठीक है, तो देखिए क्या बना, तो यहाँ पे बनेगा ये जिंक सल्फेट ZnSO4 और प्लस में कॉपर। देखिए जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर बना देगा। तो बिल्कुल साधारण शब्दों में आपको ये ध्यान रखना होगा, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु किसी कम क्रियाशील धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करती है तो अधिक क्रियाशील धातु का लवण बनता है और साथ में कम क्रियाशील धातु बनती है। समझ आ गया होगा। चलिए हम इसका एक और उदाहरण लेते हैं। हम लेते हैं अब की बार धातु कॉपर सी, उसको हम अभिक्रिया करवाते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। जब हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कॉपर नाइट्रेट का निर्माण होता है और सिल्वर का निर्माण होता है। कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस और सिल्वर बनेगी। देखिए बहुत साधारण सा उदाहरण है कि जब कॉपर धातु को सिल्वर नाइट्रेट के लवण के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे तो यहाँ पर कॉपर धातु का लवण बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर धातु अलग हो जाएगी। यह अभिक्रिया तभी होगी जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के लवण के साथ अभिक्रिया करेगी। तो आइए इसी तरीके का हम एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें अधिक क्रियाशील धातु, मैं यहाँ पे ले लेता हूं आयरन और उसको B धातु के लवण अर्थात मैंने यहाँ पे दूसरी धातु ले ली कॉपर सल्फेट, उसके साथ अगर मैं अभिक्रिया करवाता हूं तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा FeSO4 और साथ में क्या बनेगा, कॉपर। अतः आपको साधारण से शब्दों में ध्यान रखना होगा कि अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु के लवण से यदि अभिक्रिया करती है तो अधिक क्रियाशील धातु का लवण बनेगा और कम क्रियाशील धातु अलग हो जाएगी। उदाहरण से समझे। देखिए यहां पर उदाहरण ले रहे हैं हम जिंक धातु का। जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवा दें। यहां पर जिंक धातु है, यहां पर कॉपर धातु का लवण है। अब जिंक और कॉपर में कौन अधिक क्रियाशील है, जिंक। तो जिंक क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को अलग कर देगा और जिंक सल्फेट बना देगा। ये देखिए यहां पर जिंक अधिक क्रियाशील था इसलिए कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर दिया, यहां से इसको हटा दिया और जिंक सल्फेट बन गया, कॉपर अलग हो गई। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो कॉपर सल्फेट है इसका रंग नीला होता है, लेकिन जब हम इसको जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो इसका नीला रंग परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उत्पाद ही नया बन गया है जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट का रंग कैसा होता है, कोई रंग नहीं होता। जिंक सल्फेट रंगहीन होता है अर्थात उसका कोई रंग नहीं होता। इसके बाद हम एक और उदाहरण देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे अब की बार ले रहे हैं हम यहाँ पर कॉपर और कॉपर को अभिक्रिया करवा रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जब हम कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो पता है क्या होगा, कॉपर अधिक क्रियाशील है, वो यहाँ से जाएगा, सिल्वर को हटा देगा, सिल्वर यहाँ से हट गया, नाइट्रेट बचा, नाइट्रेट कॉपर के साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 ट्वाइस और क्या अलग हुआ था, सिल्वर Ag। यह उत्पाद बनेगा। ठीक है, कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, जिसमें अधिक क्रियाशील धातु ने कम क्रियाशील धातु को उसके स्थान से विस्थापित कर दिया और खुद उसकी जगह पे आ गए। इस प्रकार से अभिक्रिया होगी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी आपको कि जो सिल्वर नाइट्रेट का रंग है वो यहाँ पर देखिए, सिल्वर नाइट्रेट रंगहीन होगा, लेकिन जब कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करके कॉपर नाइट्रेट बनाता है तो उसका रंग हमें मिलता है नीला और सिल्वर जो है वो सफेद रंग का बनता है।
तो हम इनके रंगों से भी इन अभिक्रियाओं को याद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और उदाहरण देखते हैं जो साधारण सा हम कई बार प्रयोगशाला में भी करके देखते हैं। क्या है वो, देखिए एक और उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर। आयरन को हम कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवा दें CuSO4, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। आयरन जाएगा, कॉपर को हटा देगा, यहाँ से क्या बना देगा, आयरन सल्फेट FeSO4, और क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होगा, नीला। आयरन सल्फेट का रंग कैसा होगा, हरा। इस प्रकार से हमारे पास ये अभिक्रियाएं ये प्रदर्शित कर रही है कि अधिक क्रियाशील धातुएं कम क्रियाशील धातुओं के लवण में से धातुओं का विस्थापन करके स्वयं उनकी जगह आ जाती है और उनका धातुओं का लवण बन जाता है। अब आपके मन में यहाँ पर एक प्रश्न आ रहा होगा कि जिंक अधिक क्रियाशील है कॉपर सल्फेट में, कॉपर कम क्रियाशील है। कॉपर अधिक क्रियाशील है, सिल्वर कम क्रियाशील है, कैसे पता चला? तो इस प्रकार से हमारे दिमाग में थोड़ा कंफ्यूजन पैदा होता है कि कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी धातु कम क्रियाशील है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक सारणी का अध्ययन करते हैं। उस सारणी को अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। इसके अंदर क्या है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में? अभिक्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में लगा रखा है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु सबसे ऊपर, उससे कम क्रियाशील धातु उससे नीचे, उससे कम क्रियाशील धातु उससे नीचे। इस प्रकार से धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में एक श्रेणी में व्यवस्थित किया गया है। उस श्रेणी को अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के अनुसार श्रेणी में व्यवस्थित करते हैं। अर्थात धातुओं को उनकी घटती हुई क्रियाशीलता के आधार पर श्रेणी में व्यवस्थित करना ही अभिक्रियाशीलता श्रेणी होती है। तो आइए हम जरा क्रियाशीलता श्रेणी में कुछ प्रमुख धातुओं को देखते हैं कि उनको किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है। देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है यहाँ पर पोटाशियम। सबसे पहले आ जाएगा पोटाशियम, उसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद आ जाएगा कैल्शियम, कैल्शियम के बाद आ जाएगा मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आ जाएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आ जाएगा जिंक, जिंक के बाद आ जाएगा आयरन, आयरन के बाद आ जाएगा टिन, टिन के बाद आ जाएगा लेड, लेड के बाद आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के तुरंत बाद आ जाएगा कॉपर, कॉपर के बाद आ जाएगा मरकरी, मरकरी के बाद आ जाएगा सिल्वर, उसके बाद आ जाएगा गोल्ड और लास्ट में आ जाएगा प्लेटिनम। ये हमारे पास एक श्रेणी बनी हुई है। इस श्रेणी में धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में रखा हुआ है। तो अगर हम इसको याद कर लें तो हमारे पास जो हम अध्ययन कर रहे थे कि धातु जब धातु लवणों के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा उत्पाद बनेगा, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, इसका बिल्कुल आसानी से पता लगा लेंगे। इसको याद कर लिया जाए तो बहुत आसानी से हम अपने समीकरण भी बना सकते हैं। किसके समीकरण? धातु लवणों के साथ धातुओं की अभिक्रिया के समीकरण भी हम आसानी से बता सकते हैं यदि इस अभिक्रियाशीलता श्रेणी को याद कर लिया जाए। अब थोड़ा सा लगेगा कि इसको याद करना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि किसी धातु को हम ऊपर बोल दें, किसी को नीचे बोल दें। तो उसमें फिर अगर हमने ऐसे किया कि किसी धातु को उल्टा कर दिया तो अभिक्रिया ही गलत हो जाएगी।
तो वहां पर हमें इनको सही सीक्वेंस में ही याद करना पड़ेगा। अब कहोगे कि इसको याद करने का कोई आसान सा तरीका है, तो देखिए इसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। मैं आपको एक पूरा सेंटेंस लिख के बताता हूं, आप उस पूरे सेंटेंस को याद कर लीजिए, उनमें इन सबके नाम आ जाएंगे। देखते हैं वो क्या है। देखिए के का मतलब मैं यहां पे ले रहा हूं काशी, के फॉर काशी, ठीक है। फिर उसके बाद आ रहा है Na सोडियम, इसको हम ले लेते हैं नाथ, Na काशीनाथ, के और Na से बन गया काशीनाथ। फिर आया Ca का हो जाएगा का, काशीनाथ का, Ca का। उसके बाद आता है हमारे पास मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से बना देते हैं माली, Mg से बन जाएगा, M से बन जाएगा माली, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से बना देते हैं आलू, Al, एल्यूमिनियम से आलू। और उसके बाद आता है जिंक, Zn का मतलब जिंक, जिंक से क्या बना दे, Zn से बना देते हम जरा, ओके। जिंक के बाद क्या आता है आयरन, Fe से हम क्या बना देते हैं फीके, मीठे और फीके, तो यहाँ पर फीके। इसके बाद चले, इसके बाद आता है हमारे पास टिन का मतलब SR से, तो से टिन SN होता है से, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास लेड पीबी से शुरू हो रहा है, पीबी, तो पी से आ जाता है पकाता, पी से पकाता। और फिर आ रहा है एच से मतलब है एच। देखिए तो यहां तक का हमारे पास एक शॉर्ट में एक सेंटेंस तैयार हो गया है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। आप इस सेंटेंस को याद कर लो तो यहां तक की क्रियाशीलता श्रेणी याद हो जाएगी, है कि नहीं। तो एक वाक्य आपको याद करना हुआ, क्या वाक्य हुआ वो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। यहां पर इस वाक्य को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये लगता है कि किसी ने शिकायत की है कि काशीनाथ का माली आलू फीके से पकाता है। तो अब जब उस माली को पता चलेगा तो उसका क्या जवाब होगा वो देखते हैं। वो इसमें यहां से नीचे का है, ठीक। उसके बाद आता है सीयू का मतलब यहां पे आ रहा है सीयू का मतलब कौन, सी का मतलब कौन, सीयू कॉपर के लिए सी का मतलब कौन, सीयू कौन, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारे पास Hg मरकरी Hg, H है, Hg का H जो है उससे है, कौन है, ठीक है। उसके बाद आता है Ag से हम क्या लेंगे आगे, Ag से क्या बन जाएगा आगे, फिर Au आओ अर्थात आओ, और PT से पिटेगा, देखिए बन गया उसका जवाब, माली का जवाब तैयार हो गया। यहां पे किसी ने काशीनाथ के माली की शिकायत की कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है। अब उस माली को पता चल गया कि किसी ने मेरी शिकायत की है, तो वो क्या कहता है, कौन है, आगे आओ पिटोगे, ठीक है। यहां पर हम गो कर सकते हैं, पीटी का मतलब पिटोगे, ठीक है। तो क्या क्या जवाब हो गया उसका, कौन है, आगे आओ पिटोगे। तो इस सेंटेंस को अगर आप याद कर लेते हैं तो यहां पर आप इस पूरी क्रियाशीलता श्रेणी को याद कर सकते हैं। क्रियाशीलता श्रेणी को याद करने के पश्चात यहां पर हम एक छोटी सी क्रियाकलाप भी देखते हैं।
कि किसी धातु को जब हम किसी दूसरे धातु के लवण से अभिक्रिया करवाते हैं तो दूसरे धातु का लवण बनता है और धातु अलग हो जाती है। तो इसको हम एक क्रियाकलाप से समझते हैं। देखें क्रियाकलाप, आइए अब हम देखते हैं कि जब धातु जो अतिक्रियाशील है कम क्रियाशील धातु लवण के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है। अतिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील को वहां से विस्थापित कर देगी और अतिक्रियाशील धातु का लवण बन जाएगा और कम क्रियाशील धातु वहां से हट जाएगी। तो इसको हम जो हमने अभिक्रिया पढ़ी थी अभी कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है, कॉपर अलग हो जाता है। वही अभिक्रिया जो मेरे पीछे बोर्ड पर लिखी हुई है, देखें किस प्रकार से होगी यह अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम सामग्री देखते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे बोतल में जल है, इसके अलावा राउंड बॉटम फ्लास्क है, यहाँ पर स्पैचुला है, ये यहाँ पर मेरे पास पेट्री डिश है, ये मेरे पास यहाँ पे जिंक के ग्रेनुअल्स हैं, जिंक के दाने हैं, जस्ते के दाने हैं और यहाँ पर है मेरे पास कम क्रियाशील धातु का लवण जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट। तो ये है कॉपर सल्फेट और यह है जिंक ग्रेनुअल्स जो अतिक्रियाशील है। क्रियाशीलता श्रेणी में हमने पढ़ा कि जिंक अतिक्रियाशील है और कॉपर जो कॉपर सल्फेट में है वो कम क्रियाशील है। तो अब इन दोनों का हम अभिक्रिया करवा के देखें। आइए देखते हैं इन दोनों की किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिंक सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं और जिंक सल्फेट के क्रिस्टल्स को हम लेते हैं। देखिए जिंक सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है उनका रंग कैसा होता है, उनका रंग होता है नीला। तो यहाँ पर मैंने कॉपर सल्फेट को पेट्री डिश के अंदर लिया। अब इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को मैं यहाँ पे जल के अंदर डालता हूँ ताकि इसका लवण तैयार हो जाए। इस कॉपर सल्फेट को जल में अच्छे से मिलाएंगे। जब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, इसको मिलाने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन आप यहाँ पर एक चीज नोट करिए कि इस कॉपर सल्फेट के विलयन का जो रंग है वो नीला, अभी यहाँ पर इसका जो रंग है वो नीला है। आपको याद रखना है कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग या कॉपर सल्फेट के लवणों का रंग या कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स का रंग कैसा होता है, नीला होता है। चलिए जब ये हमारा कॉपर सल्फेट इसमें अच्छे से घुल जाएगा, हम देखेंगे इसकी तली में कहीं कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स तो बचे हुए नहीं हैं। हमने देखा कि कोई कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल इसमें बचा हुआ नहीं है। तो फिर हम इसके अंदर क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु कोई भी वो ले सकते हैं हम। यहाँ पर मैं जो कॉपर से अधिक क्रियाशील धातु ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ जिंक के ग्रेनुअल्स, जिंक मेटल, जस्ते के दाने ले रहा हूँ। इस प्रकार से जिंक के ग्रेनुअल्स को मैंने पेट्री डिश में निकाला। इसके बाद इन जिंक ग्रेनुअल्स को मुझे क्या करना है, कॉपर सल्फेट के जो मैंने यहाँ पे लवण को तैयार किया है उस कॉपर सल्फेट के लवण में मुझे इन जिंक ग्रेनुअल्स को डालना है। ये जिंक ग्रेनुअल्स को देखिए, मैं यहाँ पे जिंक ग्रेनुअल्स को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल रहा हूँ और मुझे इसके रंग को देखना है कि इसके रंग में क्या परिवर्तन आता है। रंग में परिवर्तन तुरंत नहीं आ जाएगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो मैंने ये यहाँ पर सारे के सारे जो जिंक ग्रेनुअल्स है इसके अंदर डालने के बाद मैं यहाँ पे कॉर्क इसमें लगाता हूँ और कॉर्क से मुंह बंद करने के बाद इसको मैं फिर से हिलाना शुरू करता हूँ। इसको लगातार हिलाता रहूँगा। थोड़े ही समय बाद हम देखते हैं कि जो नीला रंग था वो क्या होता चला जा रहा है, गायब होता चला जा रहा है। देखिए नीला रंग, देखिए नीला रंग धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, फेड होता चला जा रहा है, अर्थात गायब होता चला जा रहा है। तो कुछ समय तक अगर हम इसको लगातार इसी प्रकार से हिलाते रहते हैं, इसी प्रकार से लगातार इसको हिलाते रहते हैं तो इसका रंग धीरे धीरे नीले रंग से परिवर्तित होता चला जाएगा और अंत में ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस, अर्थात रंगहीन हो जाएगा। और इस प्रकार जब मैं इसको लगातार घुमाता रहूंगा तो इसका रंग क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। क्या बन गया ये, कौन सी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया।
विस्थापन अभिक्रिया हो गई है। इस जिंक ने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल के अंदर जो कॉपर था उसको वहां से विस्थापित कर दिया और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट बना दिया। और जिंक सल्फेट का रंग कैसा होता है, रंगहीन होता है। ये देखिए रंगहीन जिंक सल्फेट तैयार हो गया है। अतः साधारण से वाक्यों में हम कह सकते हैं अति क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है, अधिक क्रियाशील धातु लवण बनते हैं और कम क्रियाशील धातु अलग हो जाती है। इस क्रियाशीलता श्रेणी को जब हम ध्यान से देखते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये वाले जो सारे तत्व हैं लेड से लेकर के और पोटाशियम तक हाइड्रोजन से ऊपर आ रहे हैं, अर्थात ये सारे के सारे तत्व हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील हैं। और अगर इन तत्वों की किसी ऐसे यौगिक के साथ अभिक्रिया करवा दें जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो तो ये सारे के सारे तत्व उसमें से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या करती थी, हाइड्रोजन उत्पन्न कर रही थी, क्योंकि वो जल में से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि जब सोडियम धातु है जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बना रही थी, सोडियम का हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न हो रही थी। तो ये जो जल है यहाँ पर सोडियम, इसमें से जो जल था H और OH उसमें से क्या करता है, सोडियम हाइड्रोजन को हटा देता है। और जब हाइड्रोजन यहाँ से हट जाता है तो सोडियम और OH आयन दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं। साथ में ये हाइड्रोजन जो था यहाँ पर निकलता है। क्यों हुआ ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया क्यों हुई, क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। इसी प्रकार से हम इनका भी उदाहरण दे सकते थे कि जब धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो तनु अम्लों में से धातुएं हाइड्रोजन को स्थापित करती हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है, साथ में धातुओं का लवण बनता है। एक उदाहरण हम फिर से देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पोटाशियम और पोटाशियम को मैं HCl के साथ अभिक्रिया करवा देता हूँ। तो HCl जो है उसमें जो हाइड्रोजन मौजूद है, पोटाशियम क्या करता है, क्योंकि पोटाशियम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर है, हाइड्रोजन बीच में है, तो पोटाशियम हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील है, इसमें से हाइड्रोजन को हटा देता है, खुद उसकी जगह आ जाएगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। जब हाइड्रोजन निकल जाएगा तो H2 की फॉर्मेशन हो जाएगी इसमें। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये सारी की सारी धातुएं हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित करेगी। ठीक है, अब हम आगे आते हैं कि जो हाइड्रोजन से नीचे वाली ये धातुएं हैं, ये सारी की सारी धातुएं हाइड्रोजन से क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे आ रही है। अर्थात कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये धातुएं किसी भी ऐसे यौगिक में से जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित है, अगर उसके साथ हम इन धातुओं का अभिक्रिया करवाएं तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेंगी। चलो, बिल्कुल स्पष्ट एक वाक्य में बताना चाहूंगा कि क्रियाशीलता श्रेणी में जो तत्व हाइड्रोजन से ऊपर है वो यौगिकों में से हाइड्रोजन का विस्थापन कर देंगे और वह धातुएं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे है वो यौगिकों में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज जो हम इसी अभिक्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर कर सकते हैं वो क्या है कि हम किसी भी धातु लवण की जब धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि कौन सी धातु का लवण है और कौन सी धातु के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो वह अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। जैसे मैं उदाहरण लेता हूं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं ये जो हमारे पास धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी है, मान लो मैं इसमें से जिंक उठा लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जिंक सल्फेट ZnSO4, ये हो गया हमारे पास धातु का लवण। ठीक है,
अब हम इनमें से अभिक्रिया करवाएं अगर इनकी जो जिंक से ऊपर है, जैसे मैंने यहाँ पे उदाहरण के लिए मैग्नीशियम को ले लिया, तो मैं अगर यहाँ पे जिंक सल्फेट के साथ अगर मैं मैग्नीशियम धातु को जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाता हूं तो देखिए स्पष्ट है कि अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक नीचे मौजूद है और जो मैग्नीशियम है वो उससे ऊपर मौजूद है। तो जब मैं मैग्नीशियम को जिंक सल्फेट के साथ अभिक्रिया करवाऊंगा तो वो जिंक सल्फेट में से जिंक को विस्थापित कर देगा, तो जिंक तो निकल जाएगा, क्या बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और क्या बनेगा साथ में जिंक अलग हुआ है Zn। आगे समझ में क्यों हुई अभिक्रिया, क्योंकि मैग्नीशियम अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जिंक से ऊपर है, तो मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील धातु है। इसी प्रकार से मैं इस जिंक का ही लवण ले रहा हूं, देखिए जिंक सल्फेट ZnSO4, पर इस बार मैं उसकी जो अभिक्रिया है मान लो लेड के साथ करवा देता हूं, तो देखिए क्या अभिक्रिया होगी। मैंने यहाँ पे लेड के साथ अभिक्रिया करवाई तो लेड जो है वो कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील है, तो क्या होगा ये इसको लेड जो है वो जिंक को यहां से विस्थापित नहीं कर पाएगा, और जब लेड जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, क्योंकि लेड जिंक को विस्थापित नहीं कर पाया। कारण क्या रहा, क्योंकि लेड जिंक की तुलना में कम क्रियाशील है। तो ऐसे करके आपसे किसी भी धातु का लवण देकर के और किसी भी दूसरी धातु के साथ उसकी अभिक्रिया करवा करके पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी। ठीक है, इसी प्रश्न को परीक्षा के अंदर थोड़ा अलग तरीके से भी पूछ लेते हैं। किस प्रकार से पूछा जाता है, इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपको मान लीजिए वहां पे दे दिया जिंक सल्फेट, क्या जिंक सल्फेट को आप मैग्नीशियम के बने हुए या एल्यूमिनियम के बने हुए बर्तन में भरकर रख सकते हो। सुनिए मेरा प्रश्न फिर से, क्या जिंक सल्फेट के लवण को एल्यूमिनियम या मैग्नीशियम के बने हुए बर्तन में भरकर रख सकते हो। देखिए क्या पूछा है मैंने आपसे कि ये यहाँ पर एल्यूमिनियम का बना हुआ कोई बर्तन है, क्या इसमें जिंक से बना हुआ जो जिंक सल्फेट है लवण उसको भर के रखा जा सकता है? तो क्या जवाब होगा, सोचिए जरा। यहाँ पर आप देखिए जिंक सल्फेट के लवण को भर के रख रहे हैं, वो भी किसमें, एल्यूमिनियम के बर्तन में। तो एल्यूमिनियम ज्यादा अभिक्रियाशील है कि जिंक अभिक्रियाशीलता श्रेणी में आई है, तो जिंक जो है वो एल्यूमिनियम से नीचे उपस्थित है, इसका मतलब जिंक कम क्रियाशील है, एल्यूमिनियम ज्यादा क्रियाशील है, और ज्यादा क्रियाशील कम क्रियाशील को उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम है ना वो जिंक को यहाँ से विस्थापित कर देगा, और एल्यूमिनियम के बर्तन में से एल्यूमिनियम टूटेगा और जो इसके अंदर जिंक सल्फेट था ZnSO4 उसमें से जिंक को एल्यूमिनियम विस्थापित कर देगा, और कुछ टाइम के बाद ही ये एल्यूमिनियम का जो कंटेनर है, बर्तन है, ये गलना शुरू हो जाएगा, इसमें छिद्र होने शुरू हो। तो ये था हमारा अभिक्रियाशीलता श्रेणी। इसके बाद हम आते हैं, हमारा जो अगला गुण है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया। धातुएं जब क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सा उत्पाद बनता है, आइए देखते हैं। देखिए जब धातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातुओं का क्लोराइड बनता है, और धातुओं के क्लोराइड की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, आयनिक, अर्थात जो क्लोराइड बनेगा उसको हम आयंस में तोड़ सकते हैं, उससे हम धनायन और ऋणायन बना सकते हैं। इसका मतलब है कि जो धातुओं का क्लोराइड है उसको तोड़ करके धनायन और ऋणायन बनाए जा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके उदाहरण। हमने यहाँ पे धातु ले ली है सोडियम, और उस धातु को हम अभिक्रिया करवा रहे हैं क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन और सोडियम जब आपस में अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम का क्लोराइड बनेगा,
क्या बनेगा NaCl। इसको संतुलित कर देते हैं, ये संतुलित हो गई। तो सोडियम धातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना रही है, जो क्या है धातु का क्लोराइड ही कैसा है आयनिक प्रकृति का है। अब आपसे पूछे कि आयनिक प्रकृति का कैसे है, तो जब हम इसको तोड़ते हैं ना तो ये दो भाग में टूट जाएगा। एक तो बना देगा सोडियम आयन और दूसरा क्या बना देगा क्लोराइड आयन बना देगा दूसरा। तो देखिए हमारे पास धन आयन और ऋण आयन बन रहे हैं। इस प्रकार से सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया करके आयनिक क्लोराइड का निर्माण कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड ये वही सोडियम क्लोराइड है जो हम खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, नमक। इसके बाद हम और उदाहरण लेते हैं। पोटाशियम लिया मैंने, पोटाशियम को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो पोटाशियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके पोटाशियम क्लोराइड बना देगा। यह भी आयनिक प्रकृति का होगा, जो टूट करके पोटाशियम आयन और क्लोराइड आयन देगा। इसी प्रकार से अगला अब ले लेते हैं, जैसे जिंक ले लिया। जिंक जो है वो भी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा और जिंक क्लोराइड बना देगा, ZnCl2। मैग्नीशियम अगर हमने जो धातु ली है तो वह भी क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी और मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगी। कोई भी धातु क्लोरीन से जब अभिक्रिया करेगी तो उसका क्लोराइड बनाएगी, जिसकी प्रकृति आयन करेगी। ये सारी वो धातुएं हैं जो अतिक्रियाशील या मध्यमदर्शी क्रियाशील है। तो अतिक्रियाशील को तो किसी चीज की जरूरत नहीं होगी, वो तो तुरंत क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी। लेकिन जो मध्यमदर्शी अभिक्रियाशील है उनको कुछ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता होगी, तो वो क्लोरीन से अभिक्रिया करेगी, बनाएगी धातुओं का क्लोराइड आयनिक प्रकृति का। परंतु जो सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये धातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अब हम अपने अगले गुण के ऊपर चलते हैं, जो है हमारा हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो आइए देखते हैं कि जब धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो क्या होता है। आप बिल्कुल से साधारण से वाक्य के अंदर, आप बिल्कुल साधारण वाक्य के अंदर ये याद रखेंगे कि धातुएं हाइड्रोजन के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती है। क्या याद रखेंगे आप कि धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। नहीं करती है, ये आपको याद रखना होगा। बिल्कुल साधारण सा वाक्य आपको याद रखना होगा कि धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। धातुएं हाइड्रोजन के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती, क्यों नहीं करती? देखें इसका कारण। देखिए, जो धातु होती है, जो भी धातु है, उनकी प्रकृति होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धन आयन बना दे, पॉजिटिव आयन बना दे, धन आयन बना दे। और हाइड्रोजन की जो प्रकृति है वह भी यही होती है। क्या होती है कि हाइड्रोजन जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो भी धन आयन बना देगा। और धन आयन के जब पास आएगा, अर्थात धातु को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो एक धन आयन दूसरे धन आयन के पास आएगा, धातु इलेक्ट्रॉन को देने की कोशिश करेगी और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा। दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, धन आयन बनाने के लिए तैयार है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। जब तक उन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन को नहीं लेगा, आयनिक हाइड्राइड नहीं बनेगा। तो धातुएं इसलिए हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। समझ आ गया? चलो, फिर भी कुछ ऐसी धातुएं हैं जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है। वो कौन सी धातु हो सकती है? बिल्कुल सरल सा है, जो अतिक्रियाशील धातु है। अतिक्रियाशील धातु कौन कौन सी? देखिए, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है। इन धातुओं को
यदि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो ये अभिक्रिया करेंगे। उस अवस्था में क्या बनेगा, देखिए जब धातु अगर अतिक्रियाशील है और हाइड्रोजन के साथ विस्थापित कर रहे हैं तो क्या बनता है, धातु का हाइड्राइड बनेगा। ये जो धातु का हाइड्राइड होगा इसकी प्रकृति कैसी होगी, आयनिक प्रकृति होगी। इसको तोड़ेंगे तो यह भी आयन देगा। देखिए उदाहरण देखते हैं हम। धातु हमने ले ली, यहाँ पे मान लीजिए पहली धातु ले ली हमने सोडियम और उसको हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा देंगे तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा। देता तो हाइड्रोजन भी है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, लेकिन जो सोडियम है वो इतना अधिक क्रियाशील है कि इस हाइड्रोजन को मजबूर कर देगा कि इलेक्ट्रॉन ले। जब हाइड्रोजन को ये मजबूर कर देगा सोडियम की इलेक्ट्रॉन ले, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन मजबूरी बस लेना पड़ेगा और उस अवस्था में अभिक्रिया हो जाएगी और अभिक्रिया होकर के क्या बनेगा, सोडियम का हाइड्राइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम का हाइड्राइड। सोडियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्राइड बनाएगी, NaH बनाएगी। यह आयनिक है। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो कौन कौन से आयन देगा, सोडियम धन आयन के रूप में और हाइड्रोजन ऋण आयन के रूप में देगा यहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन ने सोडियम के इलेक्ट्रॉन को ले लिया है। और दूसरा उदाहरण देखें। दूसरा उदाहरण हम ले रहे हैं पोटाशियम धातु का। पोटाशियम धातु के साथ जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया करवाई जाए तो वो क्या बन जाएगा कि H, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यह भी आयनिक है। इसके बाद हम एक और उदाहरण ले लेते हैं कैल्शियम का। कैल्शियम जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगी तो वो भी कैल्शियम हाइड्राइड बना देगी, CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड बना देगी। इसके अलावा एक धातु और है जो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर जाती है। परिस्थितियां देनी पड़ेगी जो उस अभिक्रिया को करवाने के लिए आवश्यक है। मैग्नीशियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करती है और मैग्नीशियम का हाइड्राइड बनाती है। ये देखिए, तो इस प्रकार से हम एक सीधे से वाक्य में याद कर सकते हैं, धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके धातु का हाइड्राइड बनाती है जिसकी प्रकृति आयनिक होती है। इस प्रकार हमने देखा कि धातुएं ऑक्सीजन से, जल से, तनु अम्ल से, धातु लवणों से और क्लोरीन हाइड्रोजन से किस प्रकार अभिक्रिया करती है और कौन सा उत्पाद बनता है। आशा है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई समस्या रह गई है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करिए, अपनी समस्याओं का निदान करिए।